राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। यह मेरा डिक्लेरेशन है। मैं आरसी दीवान निवासी कानपुर उत्तर प्रदेश यह घोषणा करता हूं कि मैं भारत के संविधान में पूर्ण आस्था एवं विश्वास रखता हूं। यह कि मेरा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। यह कि मैं धर्म, मूल, वंश, वर्ण, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव का समर्थन नहीं करता हूं। यह कि मैं व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, मानव गरिमा यानी मानवाधिकारों का प्रबल समर्थन करता हूं। यह कि विधिक अज्ञानता को दूर करने तथा विधिक अधिकार और विधिक कर्तव्यों का बोध कराने के उद्देश्य से निशुल्क बिना किसी आर्थिक लाभ के जनहित में विधिक ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, पूर्व एमएलसी विधान परिषद उत्तर प्रदेश सरकार, संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, और आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा आयोजित संवैधानिक वेबिनार का की अध्यक्षता कर रहे माननीय एडवोकेट के बौद्ध जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बिहार आरबीएम, और संचालन कर रहे माननीय विजय बौद्ध जी, राष्ट्रीय महासचिव छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आरबीएम, एवं भारत देश के अंदर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय, प्रांतीय, जिला एवं क्षेत्रीय स्तर के समस्त पदाधिकारीगण, उपासक एवं उपासिकाओं एवं भारत देश के समस्त नागरिकों, जैसे कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा भारत में संविधानवाद के दृष्टिकोण से जन जन तक संवैधानिक शिक्षा निशुल्क प्रदान करने के उद्देश्य से भारत में संविधान की जो उद्देशिका है, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, धर्म निरपेक्षता, संप्रभुता, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखा गया है, उन उद्देश्यों को जन जन तक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा संवैधानिक वेबिनार के माध्यम से पहुंचाने का काम विगत वर्षों से कर रही है, ताकि भारत देश के अंदर प्रत्येक नागरिक को संविधान की जानकारी हो, संविधान के अंदर जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि मूल्यवान सिद्धांत रखे गए हैं, और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जानकारी होनी चाहिए और उसका अनुसरण उससे करना चाहिए। इस
महान लक्ष्य को लेकर के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पूरे भारत के नागरिकों के लिए निशुल्क संवैधानिक वेबिनार करती है। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि भारत देश के अंदर कोई भी एनजीओ ऐसा है जो भारत के अंदर विधिक शिक्षा यानी भारत के संविधान की शिक्षा निशुल्क प्रदान करने का प्रयास पूर्ण निष्ठा और लगन से लगातार कर रहा है। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अनुच्छेद 140 के संबंध में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 140 से पूर्व हम बताना चाहेंगे कि वी आर डिस्कसिंग द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हम उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के विषय में चर्चा कर रहे हैं और किस तरह से उच्चतम न्यायालय को एक स्वतंत्र न्यायपालिका बनाए रखने का काम किया गया है। भारत के संविधान के अंदर जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका 3 अंग हैं, उन 3 अंग में जो न्यायपालिका है उसको न्याय प्रदान करने के लिए भारत की सरकार अरबों खरबों रुपया खर्च करती है। भारत देश की सरकार भारत के नागरिकों को न्याय प्रदान करने के लिए जो न्यायिक प्रणाली है भारत देश के अंदर, उस न्यायिक प्रणाली के लिए अरबों रुपया खर्च करती है ताकि देश की जनता को न्याय प्राप्त हो सके और न्यायालय पर किसी भी राजनीतिक दल का प्रभाव ना हो, दबाव ना हो। न्यायाधीश निष्पक्ष होके संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत अपनी तथ्यों के आधार पे, अपने विवेक के आधार पे और संवैधानिक उपबंधों के आधार पे जनता को न्याय प्रदान कर सके। इस उद्देश्य से भारत के अंदर जो न्यायपालिका की रचना संविधान द्वारा की गई है। संविधान को बिल्कुल इस तरह से लचीला बनाया गया है कि आवश्यकता पड़ने पे अगर न्यायपालिका को न्याय करने में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा होती है तो संसद ऐसे कानून बना करके न्यायपालिका को प्रदान कर देगी ताकि जो है वह सुचारू रूप से जनता को न्याय प्रदान करती रहे, उसे किसी भी प्रकार के कार्य में विलंब ना आए, क्योंकि रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है। तो कानून के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट काम कर सकता है, किसी अन्य माध्यम से नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी स्वतंत्र है। स्वतंत्र से मतलब है कि वह संविधान के दायरे में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करे। इस अपेक्षा से जो है पार्लियामेंट समय समय पे उसे शक्तियां प्रदान करती रहती है। तो जब संविधान बना तो भी बहुत सारी शक्तियां प्रदान की गई और अब लगातार जो है जैसी आवश्यकता होती है न्यायपालिका को शक्तियां प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर न्यायिक शक्ति की बात है। अनुच्छेद 140 पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियां। संसद कानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी पूरक शक्तियां प्रदान करने का प्रावधान कर सकती है जो इस संविधान के किसी भी प्रावधान से असंगत ना हो। यहाँ पर पॉइंट की बात यह है कि संसद को शक्ति दी जा रही है और सर्वोच्च न्यायालय के लिए कानून बनाने की शक्ति दी जा रही है। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि संसद सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकती है जो भारत के संविधान से के प्रावधानों से असंगत ना हो।
मेल खाती हूँ। ऐसा ऐसी शक्ति ना प्रदान कर दे जो संविधान विरोधी हो। संविधान के अंदर जो भी प्रावधान दिए गए हैं, उन प्रावधानों से संगत यानी मेल खाती हुई शक्तियां प्रदान कर सकती है, कानून बना करके दे सकती है, ताकि सर्वोच्च न्यायालय आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग करे। ये शक्ति जो है अनुच्छेद 140 में सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति वो दी गई है पार्लियामेंट को, जो न्यायालय को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र का अधिक प्रभावी ढंग से प्रयोग करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से या वांछित प्रतीत हो सकती है संविधान के तहत। कहने का मतलब है अनुच्छेद 140 बहुत इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट को न्याय करना है, और न्याय करते समय कोई भी ऐसी स्थिति आ सकती है कानून के राज में कि उसको किसी कानून के तहत न्याय करनी है, परंतु वो कानून संविधान में है। ऐसी स्थितियां पैदा भी हो सकती हैं कि जो है जिस तरह से उसे न्याय करना है, कोई कार्य करना है न्यायिक, परंतु उस विषय पर न्याय करने के लिए कोई सपोर्ट में आर्टिकल नहीं है, कोई कानून नहीं है। तब क्या होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय कानून के तहत न्याय नहीं कर पाएगा। कानून के राज में सब कुछ कानून के हिसाब से ही होना चाहिए, अन्यथा नहीं होना चाहिए। परंतु यहाँ अगर कानून नहीं है तो क्या होगा? फिर तो काम रुक जाएगा, क्योंकि रूल ऑफ लॉ में एवरीथिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू लॉ, और लॉ नहीं है। तो लॉ नहीं है तो लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट लॉ तब बना पाएगा जब उसको स्पेशल जो है लॉ बनाने के लिए जो है शक्ति दी गई हो। तो यहाँ पे 140 के माध्यम से पार्लियामेंट को शक्ति दी गई है कि वह आवश्यकता अनुसार, नीड के अनुसार जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए विधि बना सकती है, और उन विधियों को जो है सुप्रीम कोर्ट प्रभावी ढंग से लागू करेगी। अनुच्छेद 141, यह जो है अनुच्छेद छोटा सा है। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधियां उसके सभी न्यायालयों पर अबाध्यकार होना, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा जो भी निर्णय दिया जाता है वह पूरे भारत देश के अंदर सभी की सभी अदालतों को एज इट इज मानना पड़ता है, बाध्यकारी होता है। बस शर्त ये होती है कि उच्चतम न्यायालय के अंदर जो निर्णय दिया गया है उसके फैक्ट, उसके इशू हाई कोर्ट के अंदर या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है उससे मैच करने चाहिए, उनमें समानता होनी चाहिए। घटनाएं जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट में किया गया है उन घटनाओं से हाई कोर्ट में जो केस दाखिल किया गया है उसमें समानता होनी चाहिए, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस दाखिल किया गया उसमें समानता होनी चाहिए। तब जो है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार ही इस मामले में भी निर्णय करेगी। ये है, ऐसा इसलिए रखा गया है कि उच्चतम न्यायालय जब कोई निर्णय करता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय है, और उसके द्वारा दिए गए निर्णय से अलग हटके अगर हाई कोर्ट निर्णय करता, मतलब फैक्ट और इशू एक ही है, और सुप्रीम कोर्ट कोई और वर्डिक्ट दे रहा, अपना निर्णय दे रहा, और हाई कोर्ट उसी फैक्ट और उसी इशू पर कोई और निर्णय दे रहा, और दूसरा हाई कोर्ट पर जैसे उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट कोई और निर्णय दे रहा उसी फैक्ट एंड इशू पे,
उसी फैक्ट एंड इश्यू पर जो है दिल्ली हाई कोर्ट कोई और निर्णय दे रहा, पंजाब कोई और दे रहा, गुजरात कोई और दे रहा, तो हाई कोर्ट के निर्णय में समानता नहीं है, जबकि केस एक ही जैसा है, फैक्ट एंड इश्यू एक ही है, लेकिन निर्णय अलग अलग है। जब निर्णय अलग अलग होगा तो फिर जो है कहीं पर न्याय होगा, कहीं अन्याय होगा और मनमाना पूर्ण कार्य होगा। अगर ऐसी छूट दे दी जाए तो मनमाना पूर्ण कार्य होगा कि भाई हाई कोर्ट ने ठीक है अपना अलग डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट अलग दिया, ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया था, अब हाई कोर्ट अपना अलग दे रहा है, फैक्ट एंड इशू एक है, तो क्या हुआ? तो इन लोगों के केसेस में निर्णय में समानता हो। पूरे भारत के अंदर जितने भी हाई कोर्ट हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, उनको निर्णय करते समय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चल रहे हैं, उन केस में जो निर्णय आ रहा है, उन केस को पूर्व निर्णय कहते हैं हिंदी में, पूर्व निर्णय। उन पूर्व निर्णय के अनुसार ही अपने हाई कोर्ट में निर्णय करना चाहिए। इसलिए अधिवक्ता लोग AIR यानी जो ऑल इंडिया रिपोर्टर बुक आती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हिंदी और इंग्लिश में कोड होते हैं, अन्य बुक भी आती है जिसमें हिंदी इंग्लिश में पूरा डिसीजन लिखा जाता है और फिर वो बिकती है। उसको पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट के केस को हाई कोर्ट में लगाते हैं, केस लाज बोलते हैं कि भाई ये देखिए ये जो है हमारा केस है, सुप्रीम कोर्ट में आया था, इसी तरह का डिसीजन इसी केस में हुआ था। जैसे मान लीजिए दहेज का मामला है, दहेज हत्या का मामला, कोई स्त्री को दहेज के लिए हत्या कर दी गई, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है इसको सजा होनी चाहिए, मृत्युदंड दे दिया। अब एक सेम केस अगर उसी तरह से किसी स्त्री को जलाया गया है या मारा गया है, बिल्कुल सरकमटेंसेस बिल्कुल सेम है, फैक्ट एंड इशू सेम है, और वो किसी दूसरे प्रदेश का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं चल रहा, हाई कोर्ट में चल रहा है, तो वहां पर वकील जो है वो सुप्रीम कोर्ट के केस का डिसीजन की कॉपी हाई कोर्ट को दिखाता है, बताता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये केस चला था उस केस में भी यही घटनाएं थी और यहाँ पर भी वही घटनाएं हैं, सेम तथ्य है, सेम चीजें हैं, लिहाजा जो है सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय दिया गया था वही आप भी इसमें निर्णय दीजिए। तो वो बोलता क्या है, वो वकील एडवोकेट यही कहना चाहता है कि जो उच्चतम न्यायालय में विधियां घोषित की गई हैं वो आप पर बाध्यकारी है, बाइंडिंग है, आप निर्णय करो, आप निर्णय करो। क्यों करो? क्योंकि संविधान में लिखा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत की पूरी क्षेत्र के अंतर्गत सीमाओं में जो भी न्यायालय है, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, उसमें निर्णय को मानना बाध्यता है। यानी कि क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधियां हाई कोर्ट को माननी ही पड़ेगी? हाई कोर्ट तो फिर एक तरीके से जो जो वो डिक्लेयर करता जाएगा वही हम मानते जाएंगे, बिल्कुल मानना पड़ेगा। परंतु अगर तथ्य अलग हैं, तथ्य अलग हैं, जो हाई कोर्ट में केस चल रहा उसके तथ्य अलग है, सुप्रीम कोर्ट में जो केस में डिसीजन आया उसके तथ्य अलग, परंतु एडवोकेट कहते हैं तथ्य एक है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों के केस में तथ्य एक है, एक समानता है, निर्णय एक जैसा होना चाहिए, लेकिन अगर जो है न्यायाधीश को यह प्रतीत होता है कि समानता नहीं है, दोनों में डिफरेंसेस है, तथ्य अलग अलग है, घटनाक्रम अलग अलग है, तो फिर जो है वह एविडेंस अलग अलग है, तो उस फिर जो है हाई कोर्ट उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय से बाध्य नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। बाइंडिंग वो तब है जब केस में तथ्य समान हो। जी है, तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा घोषित विधियां उसके अधीनस्थ न्यायालय पर
बाध्यकारी होंगी, ये 141 में बताया गया है। अब आते हैं अनुच्छेद 142 पे। उच्चतम न्यायालय के आदेशों का प्रवर्तन जब तक की खोज आदि के संबंध में ना हो। यहाँ पे जो उच्चतम न्यायालय है, जो उसके आदेश हैं, उसके संबंध में बताया गया है। अनुच्छेद 142(1) की जो है स्लाइड मैंने शेयर करी है, देख रही है सबको। उसमें लिखा हुआ है नंबर 1 पे कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। तो यहाँ पर जो मुख्य बात है, पूर्ण न्याय। पूर्ण न्याय का मतलब एब्सोल्यूट जस्टिस। अधूरा न्याय ना मिले, पूरा न्याय मिले। क्योंकि न्याय प्राप्त करने के लिए ये जुडिशरी पे अरबों खरबों रुपया खर्च किया जाता है। ये जजेस हैं, इनको हम लोग अपना जो टैक्स पे करते हैं, उस या दूसरे प्रकार की मदों से जो पैसा आता है, उन पैसों से एक न्यायिक सिस्टम चलता है ताकि जनता को न्याय मिले। उन पैसों से इनको सारे खर्चे दिए जाते हैं, हम लोग की टैक्स के पैसे से इनको सैलरी मिलती है, इनके भत्ते होते हैं, इनको बंगला मिलता है, इनको सारी सुख सुविधाएं हम लोग के पैसों से मिलती है, जनता के पैसों से मिलती है। और वो अरबों खरबों रुपया जो भी खर्च होता है, करोड़ों रुपया, वो इसीलिए खर्च होता है कि वो देश की जनता को न्याय प्रदान करें एज पर लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके अनुसार जो है देश की जनता को न्याय प्रदान करें। जो भारत के अंदर पार्लियामेंट द्वारा कानून बनाए गए हैं, अधिनियम बनाए गए हैं, उन अधिनियमों का इंटरप्रिटेशन करके, उनको समझ के और फिर उसको समझा करके ऑर्डर में लिख के न्याय प्रदान करे, न्यायालय का काम है। अब सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते, क्योंकि यहाँ पर जो एक कंडीशन लगाई गई है कि जो उसको अधिकार है उन्हीं का प्रयोग करना है। जो सुप्रीम कोर्ट को भारत के संविधान के अंदर शक्तियां प्रदान की गई हैं, उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए वह पूर्ण न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से, अगर उसके समझ कोई मामला पेंडिंग है और वह उसमें पूर्ण न्याय प्रदान करना चाहता है, तो उसको पूर्ण न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से डिक्री या आदेश पारित करने की शक्ति प्राप्त है। और इस तरह से पारित कोई भी डिक्री या आदेश लागू होगा जितने समय तक के लिए निश्चित है, पूरे समय तक लागू करने योग्य होगा जब तक कि उसको लागू करना है। इस तरीके से उच्चतम न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए अपने समक्ष लंबित मामलों में डिक्री या आदेश पारित करने की अगर आवश्यकता है और वह निर्णय पारित करती है, तो वह पूरे समय तक भारत के राज्य क्षेत्र में लागू होगा जहां तक उसकी लिमिट बनी है। भारत के क्षेत्र में इस तरह से संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित किया जा सकता है। ऐसा कानून पार्लियामेंट बना सकती है, और यदि पार्लियामेंट द्वारा इस तरह का कोई कानून नहीं बनाया गया है, तो राष्ट्रपति द्वारा जो है इस संबंध में निर्देश आदेश दिया जा सकता है। तो यहाँ पर
राष्ट्रपति को भी शक्ति दी गई है, क्योंकि एक्चुअली आपको ये समझने की ज़रूरत है कि तीनों को मर्ज क्यों किया जा रहा है। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। एट एनी रेट जो है, उद्देश्य है देश के नागरिकों को न्याय प्रदान करना। न्याय प्रदान करने का जो तरीका है, वो अकॉर्डिंग टू लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, कानून के द्वारा है। और कानून के द्वारा इसको सुप्रीम कोर्ट को शक्तियां प्रदान की गई हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट के पास किसी तरह की शक्ति का अभाव होता है, तो फिर पार्लियामेंट को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह विधियों का निर्माण करे, ताकि सुप्रीम कोर्ट सुचारू रूप से काम करके न्याय प्रदान कर सके। और अनफॉर्चुनेटली अगर पार्लियामेंट विधि नहीं बना पाई है, ऐसी विधि नहीं है, तो राष्ट्रपति को भी शक्ति प्रदान की गई है कि वह इस तरह के मामलों में भी निर्देश आदेश दे के इसे निर्धारित कर सकते हैं। ये मर्ज किया गया है ताकि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों मिलके देश को कानून के अंतर्गत चलाएं। यदि जो है वे कानून के अंतर्गत नहीं चलाते हैं, तो फिर कानून का राज समाप्त हो जाता है। जिस देश में कानून संविधान के अनुसार शासन नहीं चलता है, वहाँ संवैधानिक शासन समाप्त हो जाता है और फिर वहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ फोर्स, बल का सिद्धांत लगता है। आर्मी का शासन भी होता है, सैनिक शासन भी होता है, तानाशाही भी होती है। इस तरीके की परिस्थितियां भी वहां पर उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए संविधान निर्माता बाबा साहब ने इस संविधान के माध्यम से ही लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का प्रयास किया है। देश की एकता, अखंडता और बंधुता को बनाए रखने का प्रयास किया है। इस तरह का संविधान बना हुआ है ताकि देश का विकास हो और विकसित हो। तो ये जो है उद्देश्य लेके संविधान निर्माता ने यह कार्य किया हुआ है। कानून का राज बना रहे, कानून के अनुसार सब कुछ होता रहे। इसलिए पार्लियामेंट को समय समय पर संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है कि आप समय समय पर जैसी आवश्यकता हो संशोधन कर लीजिए। अब अनुच्छेद 142 2 के संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। उच्चतम न्यायालय के आदेशों और आदेशों का प्रवर्तन। तो पॉइंट नंबर 2 कहता है, संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन सर्वोच्च न्यायालय भारत के पूरे क्षेत्र के संबंध में किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कोई भी आदेश देने की शक्ति रखता है। व्यक्ति किसी भी दस्तावेज की खोज या उत्पादन या स्वयं की किसी भी अवमानना की जांच या दंड के लिए कार्रवाई कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि संसद जो कानून पार्लियामेंट को बना के देती है, जो शक्तियां प्रदान करती है, उन शक्तियों के अंतर्गत रहते हुए सर्वोच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए आदेश जारी कर सकता है। यानी कि आखिर न्यायालय किसी व्यक्ति को अपने पास बुलाएगा कैसे? यहाँ पर पार्लियामेंट उसे कानून बना के देता है और उस कानून की शक्ति के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को अपने समक्ष जो है बुलाने, उपस्थित सुनिश्चित करने का आदेश दे सकता है।
और उसका उद्देश्य क्या है कि इन्वेस्टिगेशन करना, दस्तावेजों की इन्वेस्टिगेशन करना, डॉक्यूमेंट्स का उसकी जो भी है, जो भी दस्तावेज उसे चाहिए न्यायालय को, उसका इन्वेस्टिगेशन करती है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो दस्तावेजों की खोज करवाना, और कोई पनिशमेंट है, कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है, इन सब मामलों की बात यहाँ पर की गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 143 की। अनुच्छेद 143 की प्रबल आवश्यकता है, क्योंकि एक देश जिसमें कानून का राज हो, एवरीथिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू लॉ, सब कुछ कानून के हिसाब से होना चाहिए। परंतु कानून तो जानती नहीं विधायिका के मेंबर्स, सभी सांसदों को कानून का ज्ञान नहीं, सभी विधायकों को कानून का ज्ञान नहीं। राष्ट्रपति ऐसे भी हो सकते हैं जो एलएलबी किए हो और उन्हें कानून का ज्ञान हो, एंड वो अपनी राय बनाने में सक्षम हो। क्योंकि अगर एक राष्ट्रपति जिसने अच्छी एलएलबी की डिग्री ले रखी है, उसे कानून का ज्ञान है, संविधान की जानकारी है, तो वह अपनी राय खुद बना सकता है। ही इज एलिजिबल। एक प्रधानमंत्री जो एलएलबी हो, जिसके पास कानून का ज्ञान हो, वह किस कानून के संबंध में अपनी राय बना सकता है। एक विधायक जिसको एलएलबी हो, जिसको कानून की जानकारी हो, संविधान की जानकारी हो, तो वह संविधान के संबंध में क्लियर होगा। परंतु भारत देश एक ऐसा देश है जहां पर लोगों को शिक्षा प्राचीन काल में प्राप्त नहीं होती थी। भारत के अंदर शूद्र समाज के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं था। राइट टू एजुकेशन नहीं था, राइट टू बिजनेस नहीं था। जब राइट टू बिजनेस नहीं था, राइट टू एजुकेशन नहीं था, आर्म्स रखने का अधिकार नहीं था, तो वह वर्ग तो शिक्षा में बहुत पिछड़ गया। क्योंकि जिस एक वर्ग जो लगातार शिक्षित होता रहा है, जिसका डीएनए भी बदल जाता है समय आने पे, पढ़ते पढ़ते जो है म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन में नस्ल में सुधार होता है। परंतु एक वर्ग जिसको शिक्षा से वंचित रखा जाए, उसमें क्या म्यूटेशन होगा? वो तो शिक्षा से वंचित है। उसके उस समाज का शैक्षिक स्तर क्या होगा? तो लेकिन लोकतंत्र के अंदर सभी समाज के लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। राइट टू इलेक्शन सभी को। एक शूद्र समाज के लोग जिनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था संविधान के लागू होने से पूर्व, संविधान जब लागू हो गया तो वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। अब जब वो चुनाव लड़ सकते हैं तो वो राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, नो डाउट। और भारत का सौभाग्य है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रपति बने हुए रहे हैं। तो शिक्षा का स्तर ना होने के बावजूद भी जो है व्यक्ति सर्वोच्च पद पे पहुंच सकता है। और शिक्षा का स्तर कमजोर है, अगर लीगल एजुकेशन का अभाव है और राष्ट्रपति है, तो हाउ कैन मेक ए लीगल ओपिनियन ऑन लीगल इशू? एक राष्ट्रपति जिसको कानून का ज्ञान नहीं है, किसी भी देश का हो, भारत की बात नहीं करते हैं, किसी लीगल विषय में, विधिक विषय में अपनी कानूनी राय कैसे बनाए? नहीं बना सकता। फिर कैसे बनेगी? काम कैसे चलेगा? चलना तो कानून के हिसाब से ही है ना?
बिना कानून के तो देश चलेगा नहीं, बिना संविधान के तो देश चलेगा नहीं। आपको कानून मालूम हो या ना मालूम हो, काम तो आपको कानून से ही करना है, अकॉर्डिंग टू लॉ करना है। तो कैसे होगा? हाउ? लोकतंत्र के अंदर, भारत के अंदर जब शिक्षा का स्तर इतना कमजोर था, तो संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर और अन्य साथियों का कि सूझबूझ देखिए कि उन्होंने जो है आर्टिकल 143 का सृजन किया। आर्टिकल 143 में एक शक्ति प्रदान की गई है राष्ट्रपति को, कि यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है, राष्ट्रपति अपना चेयर पे बैठे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, और उनको ऐसा महसूस होता है कि ये जो मुद्दा चल रहा है भारत देश के अंदर, जैसे ईडब्ल्यूएस का मामला है या कोई भी दूसरा मामला है, उसमें विधि या तथ्य का प्रश्न उत्पन्न हो गया है, विधि के अनुसार ये समस्या खड़ी हो गई है, या तथ्य के समान ये प्रश्न पैदा हो गया है, राष्ट्रपति को ऐसा महसूस होता है, प्रतीत होता है, तब राष्ट्रपति क्या करेंगे? एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी पड़ेगी, क्योंकि राष्ट्रपति जरूरी नहीं है कि कानून का जानकार हो। तो इसलिए अगर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जो ऐसी प्रकृति का ऐसा व्यापक महत्व का मामला है जिसमें उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना है, तो उस पर प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेंगे। इट मीन्स राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी विधि या तथ्य के ऐसे प्रश्न पर जो उन्हें प्रतीत होता है, राय प्राप्त कर सकेंगे। अब जब वो राय प्राप्त करेंगे तो क्या ऐसे पर प्राप्त करेंगे? ही विल आस्क टू द सुप्रीम कोर्ट अबाउट दिस टॉपिक दैट यू हैव टू गिव योर लीगल ओपिनियन। आप इस मुद्दे पर न्यायालय को डायरेक्शन देंगे कि आप इस मुद्दे पर अपना विधिक सुझाव प्रदान कीजिए। इट विल बी डायरेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय उस मुद्दे पर राष्ट्रपति को अपनी राय देगा। मतलब ऐसे जैसे कि एक सामान्य रूप से ऐसे समझ लीजिए कि कोई प्राइवेट कंपनी होती है, वो एक लीगल एडवाइजर या लीगल एडवाइजर्स का पैनल्स रखती है। जैसे मान लो बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर मान लीजिए उसने बहुत सारा लोन दे दिया, अब लोन वसूल नहीं हो रहा, अब उस पार्टी के ऊपर केस लगाना है, तो कौन लगाएगा? बैंक का मैनेजर तो कानून जानता नहीं, एलएलबी है नहीं, है ना? कोर्ट में पैरवी करने के लिए कानून के जानकार व्यक्ति की आवश्यकता है, लीगल एडवाइस देने के लिए कानून के जानकार व्यक्ति की आवश्यकता है। तो एसबीआई लीगल पैनल बना के रखता है, उसमें कई अधिवक्ताओं को सर्विस देता है, पूरा उनका लीगल सेक्शन होता है, वो समय समय पर लीगल एडवाइस देते हैं और लीगल केसों को परस्यू करते हैं। कहने का मतलब है कि कानून के राज को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें कानून के जानकार लोगों की तब तक जरूरत पड़ती रहेगी जब तक कि हर व्यक्ति को कानून की जानकारी ना हो जाए। जब तक कि हर व्यक्ति को संविधान की जानकारी ना हो जाए, कानून की जानकारी ना हो जाए, तब तक हमें सलाह की जरूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि सलाह लेने का काम वही करता है जिससे कोई चीज मालूम नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पर अनुच्छेद 143 के माननीय राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति प्रदान की गई है।
और उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को शक्ति दी गई है कि वह राष्ट्रपति को राय प्रदान करे। इस तरह से अनुच्छेद 143 एक हो गया। अब 143 2 पे चलते हैं। अनुच्छेद 143 2 यहाँ पर पार्ट 2 के अंदर जो है बताया गया कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 131 1 में वर्णित किसी बात के होते हुए भी इस प्रकार के विवाद को जो उसमें वर्णित है राय देने के लिए उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकता है और उच्चतम न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझे राष्ट्रपति को अपनी राय प्रतिवेदित करेगा। तो यहाँ पर 131 की बात कही गई है कि 131 में भले ही कुछ भी कहा गया हो, परंतु माननीय राष्ट्रपति को यदि किसी तथ्य या किसी विषय के संबंध में ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्न उत्पन्न हो गया है और वह बहुत महत्व का प्रश्न है, लिहाजा जो है उच्चतम न्यायालय से वो सलाह लेते हैं कि भाई गिव मी योर लीगल एडवाइस। तो वो लीगल एडवाइस जो है सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को देगा। ये जो है सामंजस्य के द्वारा काम करने का प्रयास है, क्योंकि राष्ट्रपति को कानून की जानकारी है या नहीं ये कैसे होगा। अगर कोई राष्ट्रपति ऐसा बन जाता है जिसको संविधान की जानकारी नहीं है, वो संविधान के आर्टिकल को समझ नहीं पा रहा है, तो वो अपना ओपिनियन लेंगे उस पर। किससे लेंगे? उनके पास लेने का क्या साधन है? पार्लियामेंट से तो ले नहीं सकते, क्योंकि वहां तो वैसे भी लोग जो है ऐसे लोग हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, पता नहीं कितने पढ़े हैं कितने लिखे हैं और क्या स्थिति है। तो लीगल एडवाइस के लिए इतनी बड़ी जो अथॉरिटी है भारत के अंदर उच्चतम न्यायालय, उससे सलाह लेने की उन्हें शक्ति प्रदान की गई है। आगे चलता हूं तो यहाँ पर जो है ये आर्टिकल 143 समाप्त होता है और समय भी जो है 9 बज रहा है। तो यहीं पर मैं आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ और इस आशा और इस उम्मीद के साथ कि कितना ज़रूरी है देश के लोगों को संविधान की जानकारी होना, है ना? क्योंकि ये जो डेमोक्रेसी है भारत के अंदर, लोकतंत्र, ये सफल तभी होगी जब लोग शिक्षित होंगे। भारत की जो डेमोक्रेसी है वो तभी सफल होगी जब लोग शिक्षित होंगे, एजुकेटेड होंगे, पहला। दूसरा, शिक्षित होने से आशय ये नहीं कि बीए हो गए, एमए हो गए, पीएचडी हो गए, है ना? शिक्षित होने से आशय ये है कि लीगल एजुकेशन की जानकारी होनी चाहिए। जब देश के लोगों को संविधान की जानकारी होगी तब मैं मानूंगा कि भाई हमारा देश शिक्षित हो गया। और जिस तरीके से संविधान की जानकारी देश के लोगों को होती जाएगी, उस तरीके से लोकतंत्र सफल होता जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब लोगों को संविधान की जानकारी हो, लोगों में एजुकेशन हो। और अगर लोकतंत्र को विफल करना है, असफल करना है, फेल करना है, तो फिर देश के नागरिकों को शिक्षा से वंचित करना पड़ता है, लोगों को संवैधानिक शिक्षा से वंचित करना पड़ता है। तो लोग जब अशिक्षित होते हैं और संवैधानिक शिक्षा नहीं होती है, लीगल एजुकेशन नहीं होती है, तब आता है सैनिक शासन, जिसे बोलते हैं पुलिस का राज।
फिर पुलिस चलाती है लाठी और बल के द्वारा शासन चलता है, चाहे पुलिस बल हो, चाहे सैन्य बल हो या कोई भी बल हो, तो डॉक्ट्रिन ऑफ द फोर्स फिर लगता है और फिर अगले चरण में जा करके तानाशाही उत्पन्न होती है। और यही कारण होते हैं अशांत, जिस देश के अंदर अशांति होती है, हिंसा होती है, धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पे भेद होता है, वहाँ मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। और मानवाधिकारों का जब बड़े पैमाने पे उल्लंघन होता है, नरसंहार होता है, दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे नरसंहार होते हैं, तब एक देश दूसरे देश के साथ मिलके उस नरसंहार को रोकने का प्रयास करता है। इंटरनेशनल लेवल पर गैंग बनते हैं, ग्रुप बनते हैं, देशों के समूह बनते हैं और फिर होता है विश्व युद्ध। और विश्व युद्ध में फिर जनहानि होती है और फिर जब जनहानि होती है तो फिर शांति, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की तरफ लोग बढ़ते हैं। यह चक्र चलता रहता है। इसलिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो संविधान का जो है देश के नागरिकों के सामने अवसर प्रदान कर रही है कि संविधान को पढ़ें, सीखें। लोकतंत्र के हित में संविधान को सीखना जरूरी है और अपने अधिकार, अपने कर्तव्यों और कार्यपालिका, न्यायपालिका इत्यादि के शक्तियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना अनिवार्य है। तो कोशिश करिए। ठीक है, यहीं पे अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय धीमान साहब। आज आपके द्वारा जो अनुच्छेद बताए गए, उन अनुच्छेदों के बारे में जानकारी साथियों ने ग्रहण की। जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, उन निर्णयों को मानने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट से नीचे के लोअर कोर्ट है वह बाध्य नहीं है। अगर केस संप्रकृति के नहीं है तो वह उस बात को ज्यों का त्यों मानने के लिए बाध्य नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। जो लोग WPS को लेकर रिप्लाई करने हाईकोर्ट जाते हैं, वो इस मामले में अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय के बॉस साहब से अनुरोध करता हूं, आज के उद्बोधन पर अपने अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। माननीय के बॉस साहब। आवाज जा रही है? जी। हाँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं समस्त मूल निवासी महापुरुषों को नमन। संस्था के संस्थापक, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक परम आदरणीय धर्म प्रकाश जी एवं बादल बौद्ध जी एवं समस्त साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। अभी आज जो संविधान के बारे में जो सुने, तो उस संविधान से पहले हम बेसिक चीज बता दें कि नॉलेज दो तरह के होते हैं। बेसिक जानना जरूरी है। हम एलिफेंट जानने के लिए, इंग्लिश जानने के पहले हमको ABCD पढ़ना पड़ता है। तो संविधान तो बहुत है, बहुत बड़ा कानून है, सुपर कानून है। पहले बेसिक चीज जान रहे हम लोग कि नॉलेज दो तरह के होते हैं। एक उसका कहावत है अंग्रेजी में, वन इन ऑल एंड ऑल इन वन। ये दो तरह होगा, वन इन ऑल, जिसको हम लोग बोलचाल में बोलते हैं कि जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, ये वाला। तो इसका मतलब हुआ कि एक होता है साधारण ज्ञान, वो जानकारी हर व्यक्ति को हर फील्ड का होना चाहिए, हर व्यक्ति को, तभी शिक्षित माना जाए। बड़ी थोड़ी जानकारी, हर चीज नहीं हो सकता, लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं जिसमें कि हर चीज, उस विषय का हर चीज जानकारी होना चाहिए। एक्सपर्ट, तो जो मेडिकल है वो अलग डिपार्टमेंट है, इंजीनियर अलग डिपार्टमेंट है, लॉ भी अलग डिपार्टमेंट है, वो अलग है। जो मेडिकल में जाएंगे मेडिकल की पूरी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन उनको भी
त्रिकोण क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, ये तो मालूम होना ही चाहिए। इसलिए कहा गया है कि थोड़ी थोड़ी जानकारी हर विषय, जीवन से जुड़े हुए जितने भी चीज हैं, थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। और जो एक्सपर्ट बनते हैं वो अपना डिपार्टमेंट में पूरी जानकारी, ये है। तो अभी जो सर जी बता रहे हैं धीमान साहब, वो एक्सपर्ट के हैसियत से बता रहे हैं कानून की बात, लेकिन हमें लेमैन को समझाना, के भाषा में समझाना होगा कि पहले बात तो संविधान है क्या। तो कानून तो लोग जान रहे हैं, संविधान भी कानून है, तो उसको बोल चाल के भाषा में कहिए कि ये सुपर कानून, संविधान से ऊपर कोई कानून हो ही नहीं सकता। इसलिए बोल चाल के भाषा में समझना चाहिए कि संविधान मतलब क्या है, तो ये सुपर कानून है। इतने बोल चाल के भाषा में ये हम। अब रह गया इस संविधान का मकसद क्या है, वही संविधान। तो अभी सर जी बता रहे थे संविधान इसलिए है कि जैसे समाज में जीवन यापन के लिए हम लोग संस्कृति का सहारा लेते हैं। शादी करना है कैसे, कोई मर गए तो करना है कैसे, समाज की बात है। लेकिन देश की बात है, क्योंकि इस तरह विभिन्न तरह के समुदाय हैं तो अलग अलग है, देश तो एक है। इसलिए देश के लिए एक कानून की जरूरत होती है, देश चलाने के लिए, समाज चलाने के लिए संस्कृति की जरूरत होती है, और देश चलाने के लिए संविधान मतलब कानून की जरूरत होती है। तो जो सर्वश्रेष्ठ कानून है जिसे संविधान बोला गया, तो उसकी जरूरत होती है। अब यहाँ पर सोचने की बात है। अब एक और बहुत हिस्टोरिकल बात बताते हैं। अभी जैसे बताया कि जानकारी होनी चाहिए, उसी पर हमको याद आया कि जो भारत का संविधान बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिस्कस हो रहा था, आर्टिकल बाई आर्टिकल, पारा बाई पारा डिस्कस हो रहा था। उस समय की बात बता रहे हैं कि तय हो रहा था कि भाई संविधान वोट किसको दिया, पावर किसको होना चाहिए। उस समय भी इंग्लैंड में सभी को वोटिंग पावर नहीं था। इंग्लैंड जैसा मतलब पढ़ा लिखा जो देश है, वहां भी सबको वोटिंग पावर नहीं था। वहां जो वोटिंग पावर था उसका दो कंडीशन, या तो ग्रेजुएट होना चाहिए या इनकम टैक्स पेयर होना चाहिए। इंग्लैंड की बात बता रहे। तो उसी तरह से यहाँ भी लोग बोल रहे थे कि भाई कुछ तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर वहां थे, उस सबों को सेटिस्फाई किए, सबों को जवाब दिए कि यहाँ हमारे लोग तो ग्रेजुएट है नहीं और ना ही कोई इनकम टैक्स देते हैं, तो ये तो भारत में लागू हो ही नहीं सकता। फिर बोले एक ही चीज है जो हर नागरिक के पास है, वो क्या है, उम्र। बस ध्यान, बड़ी मार्केबल बात है। इनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, लेकिन एक चीज है, वो क्या है, उम्र है। तो बोला ये कोई मतलब हुआ, जो पढ़े लिखे नहीं हो कैसे चुनेंगे प्रतिनिधि, कैसे शासन होगा, इनकी कुछ नहीं। उस पर एक कोटेशन है, सुने होंगे कभी, कि 100 बेवकूफ अगर मिलकर निर्णय लेता है, ध्यान, ये कोटेशन है, 100 बेवकूफ अगर मिलकर निर्णय लेता है तो एक विद्वान से बेहतर निर्णय होता है। ये कोटेशन है डॉक्टर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो इस तरह से बेसिक एक और मार्केबल बात बताते हैं, जो हम लोग मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं, हाई स्कूल में पढ़ते हैं, देखिएगा लगभग हर विषय को टच किया, हर विषय को टच किया है। जैसे ज्योग्राफी का विषय होता है, बॉडी के बारे में, फिजिक्स का विषय होता है, केमिस्ट्री, हर चीज होती है विज्ञान से जुड़ा हुआ। लेकिन संविधान एक विषय है। ये अभी धीमान साहब बहुत मार्केबल बात बताए कि जानकारी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ सिलेबस में है ही नहीं। जो कानून जाना उसको पहले तो ग्रेजुएट करना पड़ेगा, उसके बाद एलएलबी में जाना पड़ेगा, तो वो कानून का एबीसीडी जाने, विडम्बना है। तो इसलिए करके अब समय भी ज्यादा हो गया है, ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, है ना। दिमाग साहब बहुत अच्छे ढंग से बता रहे हैं, बिल्कुल जो लेमैन भी है वो भी समझ में आ जाएगा। आज जो बताए कोटेशन, उसमें 3 शब्द है। पहले तो है पार्लियामेंट, दूसरा है जुडिशरी और तीसरा है प्रेसिडेंट। इसको मैं एक एक लाइन बता करके बताऊंगा। ये लगता है पार्लियामेंट ही कानून बनाने का अधिकार रखता है, जुडिशरी नहीं रखता। लेकिन अभी जो वर्तमान जुडिशरी है वो अपना अपना कानून बना रहा है। जैसे 50% ही होगा, ये पार्लियामेंट का कानून नहीं है, ये जुडिशरी का कानून है।
तो इस तरह से, लेकिन सुपर है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के नीचे है जुडिशरी। क्यों? एक जज को भी इम्पीचमेंट करके हटा सकता है पार्लियामेंट, और जुडिशरी कुछ नहीं कर सकता, ये मैं बता रहा हूँ। और पार्लियामेंट से भी सुपर है प्रेसिडेंट। ऐसे तो लगता है कि प्रैक्टिकल में पावर नहीं है, लेकिन लीगली सुपर है। इसलिए राष्ट्रपति एडवाइस जब चाहे वो ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से उनको देना होगा। इसी के साथ संक्षेप में समय भी हो गया है, हम अपने विचार को विराम देते हैं। और बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है।